Hello and welcome to this channel. I am Poonam Dua from M&D Education Academy of Literature, and with me you are watching mock test number 12. We are bringing a series of important questions for all literature aspirants, and please do watch the previous 11 videos as well. I have given the link to all those videos in description. Watch this video carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exam. We are providing complete explanation and additional information along with each right answer. So best of luck for your exams, and with this wish let us start the first question. ये क्वेश्चन नंबर 111 है, क्योंकि क्वेश्चन 110 क्वेश्चन हम पहले ही प्रीवियस 10 वीडियोस में कवर कर चुके हैं. ओके, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. इन शॉज प्ले डैश, इसी डैश को हमें फिल करना है. अ प्रोफेसर चेंजेस द लाइफ ऑफ अ फ्लावर गर्ल. अब किस प्ले की बात हो रही है? दैट इज पिग्मेलियन. पिग्मेलियन GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनको हम सिंपली सिर्फ शॉ भी कहते हैं, एक आयरिश प्ले राइट थे. अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो गई है कि ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट. GB शॉ रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925. अब आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन हो गई, 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला था. 13 years later he won the Oscar for Best Adapted Screenplay for Pygmalion only. अब उन्हीं को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसको नोबेल प्राइज और ऑस्कर प्राइज दोनों मिले हुए हैं और उसमें GB शॉ एक ऑप्शन है, तो यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन. अब इस प्ले की बात करते हैं. पिग्मेलियन इज अ प्ले बाय GB शॉ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर, और हमारे इस प्रोफेसर का नाम है हेनरी हिगिंस. वो एक हेनरी हिगिंस एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स, हु मेक्स अ बेट दैट ही कैन टीच अ कॉकनी फ्लावर गर्ल Eliza Doolittle how to speak proper English. And in GB Shaw's play Pygmalion, all this occurrence happens, which was first performed in 1930. तो आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई. आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ नोट करते रहिए साथ साथ, और बाद में पढ़ेंगे या इस वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में रह जाएगा फॉर द परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम. अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप इज which of the following? Okay, the correct answer is इकबाल. कमला दास बहुत ही जाना माना नाम है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में. इन हर शॉर्ट स्टोरी इकबाल, द राइटर tells the tale of a newly married couple. The husband after marriage tells his wife about his roommate and his affair in YMCA before marriage, and he was a good looking youth named Iqbal. तो उसी यूथ के नेम पर, टाइटल और कैरेक्टर पर बेस्ड है इस नॉवल स्टोरी का नाम, रिटन बाय कमला दास. तो आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स जानने को मिल गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डायस्पोरा से रिलेटेड है. डायस्पोरा का मतलब पूछा गया एक्चुअली हमसे. द करेक्ट आंसर इज द मोमेंट ऑफ पीपल टू अ कंट्री अवे फ्रॉम देयर ओन. डायस्पोरा का मतलब होता है कुछ ऐसे ग्रुप की स्टोरी है, ग्रुप ऑफ पीपल हु स्प्रेड फ्रॉम वन ओरिजिनल कंट्री टू अदर कंट्रीज, एंड द chief characteristics feature of the diasporic writing are the quest for identity. वो लोग जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी की तलाश में होते हैं. अप रूटिंग, री रूटिंग, ये सब कुछ फॉलो करता है इस तरीके की राइटिंग्स में. मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, आपको शायद एग्जाम्स में काम आएगा. आपने शायद कभी सुना हो अबाउट द नेमसेक. नेमसेक एक फर्स्ट नॉवल है रिटन बाय अमेरिकन ऑथर झंपा लाहिरी. नेमसेक इसका नाम है, फर्स्ट नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर झंपा लाहिरी. Okay, next move on to next question. Question number 114. Who among the following writer belong to the American Beat movement? Beat movement से related ये question है, and the correct answer is Allen Ginsberg. नाम अच्छे से याद रखिए. The Beat generation was a literary movement started by a group of authors whose work explored and influenced American culture and American politics in post-war era. पोस्ट वॉर से हमारा मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी बाद की बात. द बल्क ऑफ देयर वर्क वॉज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट 1950s. अब आप लोग इसके एरा को भी याद रख लेंगे तो मे बी आप एक और क्वेश्चन को याद रख पाए. 1950s. इन द टर्म बीट जनरेशन हैज बिकम एसोसिएटेड with many of the other poets other than Ginsberg. Ginsberg met and became friends within late 1950s and early 1960s. Many other poets like him, and this group generated hits. तो ये ग्रुप एलन गिन्सबर्ग के द्वारा जनरेट किया गया था. बेसिकली यू कैन से दैट.
115 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरोडी ऑफ गॉथिक novels? The correct answer is Northanger Abbey. Northanger Abbey is a coming-of-age novel and a satire of Gothic novels written by Jane Austen. शायद आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे. This was written by Jane Austen. ओके, जेन ऑस्टन का लिखा हुआ ये नॉवल है. इट वॉज कम्प्लीटेड फॉर पब्लिकेशन इन 1803. ये भी मैं आपको बता देती हूँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन. 1803 में दिस नॉवल वॉज रेडी फॉर पब्लिकेशन. 1803. ओके, 1803 में पब्लिकेशन के लिए रेडी था ये नॉवल, लेकिन ऑस्टन की डेथ के बाद ही नॉवल पब्लिश हो पाया 1817 में विद वन ऑफ आवर अदर नॉवल जिसका नाम था परसुएशन. नॉर्थिंगर एबे एज जेन ऑस्टन्स Gothic parody. It is considered as Gothic parody because it satirizes the Gothic form and conventions of the Gothic novels. The Gothic novels had its origin in Middle Ages and deals with mysterious, frightening, fantastic, supernatural kind of events. और इस नॉवल में उसी तरीके की इवेंट्स को पैरोडी बनाकर पेश किया गया है. Let us move on to the next question. Question number 116. The Fox is the subtitle of which of the following? The correct answer is Volpone. Volpone is a comedy by English playwright Ben Jonson. नाम याद रखिएगा अच्छे से. और ये प्रोड्यूस किया गया था 1605 से 1606 इन दोनों ईयर्स के बीच में ही. Ben Jonson's Volpone is a play about a rich man named Volpone who keeps on conning greedy kind of people in Venice out of their possessions, and Volpone, wealthy and childless, is a con artist who attracts legacy hunters by pretending to be one on the verge of death. तो Volpone ऐसे pretend करते हैं कि वो खुद verge of death पर है और कई rich greedy man को अपनी तरफ, अपनी condition की तरफ attract कर लेते हैं. Volpone the Fox इसका subtitle है. Next, move on to the next question. 117. The last novel written by Rudyard Kipling is which of the following? The correct answer is Kim. Rudyard Kipling. He is remembered for his stories and poems of British soldiers in India and for his many tales for children. Kim, the novel published by Rudyard Kipling, published in 1901. Yes, ये novel 1901 में publish हुआ था. Kim, it was Kipling's final and you can say most famous novel as well, which chronicles the adventures of an Irish orphan in India who becomes the disciple of a Tibetan monk. तो originally October 1901 में publish हुआ था. And Kim as a novel is an attempt to know Buddha and बुद्धिज्म. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा नॉवल बुद्धिज्म को पोर्ट्रे करता है, देन ऑल्सो योर आंसर शुड बी द सेम. Kim. 118 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बटक वॉज लेटर गिवन विच टाइटल आउट ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर इज Ferrex and Porrex. The Tragedy of Gorboduc, also titled Ferrex and Porrex, is an English poem from 1561. English play है actually, tragic play 1561 का. The play premiered before Queen Elizabeth I on 18th January 1561 and it was first printed in 1565. आप सब कुछ याद रखिए. परफॉर्म कब हुआ था? 1561 में. प्रिंट कब हुआ था? प्रिंट हुआ था 1565 में. सब ईयर्स अच्छे से याद रखिए. इट वॉज प्रिंटेड अगेन इन 1570 एज अ ट्रेजेडी ऑफ Ferrex and Porrex. अब ये नाम इसको कब दिया गया था? ये नाम दिया गया था 1570 में. 1570. तो सब कुछ आप अच्छे से याद रखेंगे तो एग्जाम्स में आपको बहुत कुछ काम आएगा इसमें से. 119 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बर्न्ड? कब जल गया था ग्लोब थिएटर? तो कब क्रिएट हुआ था वो तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. आज हम बात करते हैं इसके जलने के बारे में. द ग्लोब थिएटर वॉज अ थिएटर इन लंडन एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर. इट वॉज रेडी फॉर पब्लिक इन 1599. लोगों के लिए 1599 में खुल गया था. 1598 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1613 में इसमें आग लग गई थी. ठीक है. शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया था. कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन. ऑन 29 जून 1613, अनफॉर्चुनेट डे हम कहेंगे इसको, 29 जून 1613 ईयर यहाँ लिखा है. द ग्लोब थिएटर वेंट अप इन फ्लेम्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VII. मे बी आपको अब ये क्वेश्चन भी आ जाए कि
कौन से प्ले की परफॉर्मेंस चल रही थी जब थिएटर में आग लगी थी? तो आंसर रहेगा आपका हेनरी 8, not 7. I'm sorry for that. Henry 8. A theatrical cannon set off during the performance misfired, igniting the wooden beams. तो wooden beams में वहाँ कहीं आग लग गई थी, उसकी वजह से ये misfire हो गया पूरा. It was rebuilt in the following year, और किसी को भी बहुत खतरनाक तरीके से चोट नहीं लगी थी. That was one of the positive point. कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था कुछ खतरनाक तरीके से. Like all the other theatres in London, the Globe was closed down by the Puritans in 1642. अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि पुरितन्स ने 1642 में थिएटर्स को बंद करवा दिया था. उसी में से एक ग्लोब थिएटर भी था. ग्लोब थिएटर भी 1642 में बंद करा दिया गया था बाय पुरितन्स. क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 120 हमारा क्या कह रहा है? लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द एपिलॉग अकर्स? इनमें से कौन से प्ले में एपिलॉग भी होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. शेक्सपियर के प्लेस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे 1623 में. ये शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे. और सेकेंड फोलियो 1632 में पब्लिश हुआ था. तो ये प्ले पब्लिश हुआ था 1623 में और लिखा गया था 1599 में. एपिलॉग जानते हैं पहले क्या होता है? एपिलॉग इज अ पीस ऑफ राइटिंग एट द एंड ऑफ अ वर्क ऑफ अ लिटरेचर यूजुअली यूज्ड टू ब्रीफ क्लोजर टू द वर्क. तो किसी भी वर्क के बाद में उस वर्क को थोड़ा सा समझाया जाता है कि राइटर ने क्या कहना चाहा है. बेसिकली दैट पीस ऑफ आर्ट इज कॉल्ड एपिलॉग. अब हमारे इस प्ले में क्या होता है? एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है रोजालिन. रोजालिन एड्रेसेस द ऑडियंस डायरेक्टली सेइंग दैट while it is not the custom for a lady to deliver an epilogue, she says that while a good play needs no epilogue, even a good play can be improved by a good epilogue. तो सबसे पहले तो वो ये कहती है कि दिस इज अगेंस्ट कस्टम कि कोई लेडी, कोई फीमेल आकर एपिलॉग बोल रही है, लेकिन कोई भी एपिलॉग किसी भी तरीके के प्ले को इम्प्रूव कर सकता है, चाहे वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्ले हो. तो अब आप सब कुछ याद रखिए. एज यू लाइक इट की हम बात कर रहे हैं. एपिलॉग एज यू लाइक इट में आकर हुआ था. फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था और एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया था. तो नाउ वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन ओवर here you can watch our next video and you can also contact us to join our online offline classes. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.